तो to understand the radiation pattern, firstly we have to understand what is directional coordinates and what is field regions. तो इस लेक्चर में हम डायरेक्शनल कोऑर्डिनेट्स और फील्ड रीजन्स को समझेंगे। तो डायरेक्शनल कोऑर्डिनेट या कि एंटीना के केस में जो हम कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज़ करते हैं वो यूज़ करते हैं स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो चलिए समझते हैं। यहाँ पे देखिए ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस। तो यहाँ पे ये तीनों एक्सिस आपस में क्या है, परपेंडिकुलर टू ईच अदर है। अच्छा, मैंने यहाँ पे एक प्लेन बनाया है, ये देखिए डैश डैश करके एक प्लेन बनाया है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ दिस प्लेन? नेम ऑफ दिस प्लेन विल बी एक्स जेड प्लेन। क्यों? क्योंकि ये एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस से मिलके बना है। इस प्लेन का नाम क्या होगा? इस प्लेन का नाम होगा एक्स वाई प्लेन। इस प्लेन का क्या नाम होगा? वाई जेड प्लेन होगा। अच्छा, अब बात करते हैं स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में तीन पैरामीटर्स यूज़ करते हैं, आर, थीटा और फाई। तो आर को तो अभी कंसीडर नहीं करेंगे, तो थीटा और फाई को समझने की कोशिश करते हैं। तो थीटा क्या है? थीटा इज़ ऑलवेज मेजर्ड फ्रॉम जेड एक्सिस। थीटा कहाँ से मेज़र करना है? जेड एक्सिस से। फाई कहाँ से मेज़र करना है? एक्स एक्सिस से मेज़र करना है। चलिए ये देखिए, ये एक रॉड है, ये एक रॉड है, स्पेस पे है। ये रॉड स्पेस पे है, तो क्या ये रॉड, यदि इस रॉड का जेड एक्सिस से एंगल क्या मैं मेज़र कर सकता हूँ? तो आप जेड एक्सिस से मूव करना चालू करिए, रॉड तक पहुँच जाइए। कितना एंगल आया? 45 डिग्री। लेकिन मुझे अभी एक्स एक्सिस के साथ इसका एंगल नहीं पता है, तो मैं क्या करूँगा, रॉड का टॉप पकड़ूँगा और इस पॉइंट को नीचे प्रोजेक्ट करता हूँ। यदि नीचे प्रोजेक्ट करूँगा तो ये कहाँ पर आएगा? एक्स वाई प्लेन पे आएगा। इस पॉइंट पे आ जाइए, यहाँ से एक लाइन ऐड करिए। तो ये जो लाइन है एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है? कितना एंगल बना रहा है? 60 डिग्री बना रहा है। तो एक्स एक्सिस से जो एंगल मेज़र करते हैं दैट एंगल इज़ नोन एज फाई। तो इस रॉड का जो डायरेक्शनल कोऑर्डिनेट क्या होगा? 45 60, 45 डिग्री 60 डिग्री। तो अच्छा, आप देखिए यहाँ पे एक मैंने प्लेन बनाया है, ये देखिए ये एक प्लेन बनाया है। तो इस प्लेन, ये जो प्लेन है एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा? 60 डिग्री। चलिए मान लीजिए ये रॉड की पोजीशन है, ये रॉड किस प्लेन पर है? वाई जेड प्लेन पे है। अच्छा, तो थीटा कहाँ से मेज़र करते हैं? जेड एक्सिस से। तो जेड एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है? 60 डिग्री। लेकिन आप देखिए ये रॉड कहाँ पर है? वाई जेड प्लेन पे। तो एक्स एक्सिस से चलिए कहाँ पे पहुँचना आपको? वाई जेड प्लेन पे। तो कितना एंगल मूव करना पड़ेगा? 90 डिग्री। तो फाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 90 डिग्री। एक्स एक्सिस से कौन सा एंगल मेज़र करते हैं? फाई मेज़र करते हैं। चलिए अब इस प्रॉब्लम को देखिए, ये रॉड कौन से प्लेन पे है? वाई जेड प्लेन पे। तो यहाँ से थीटा मेज़र किया, कहाँ से मेज़र करते हैं? जेड एक्सिस से। थीटा कितना आया? 30 डिग्री। अच्छा, वाई जेड प्लेन पे फाई की वैल्यू क्या होगी? वाई जेड प्लेन कहाँ पर, सॉरी ये एक्स जेड जो प्लेन है, ये जो एक्स जेड प्लेन है वो कौन सी एक्सिस पे? एक्स एक्सिस पे ही है। तो एक्स एक्सिस पे फाई की वैल्यू क्या होगी? 0 डिग्री होगी। तो इसका डायरेक्शनल कोऑर्डिनेट 30,0 देंगे। एक ये रॉड है, वाई एक्सिस पे है, तो बताइए यदि ये वाई एक्सिस पे है तो थीटा कहाँ से मेज़र करते हैं? जेड एक्सिस से। तो थीटा की वैल्यू 90 डिग्री। और एक्स एक्सिस से कौन सा एंगल मेज़र करते हैं? फाई। तो फाई की वैल्यू भी 90 डिग्री हो जाएगी। तो इस प्रॉब्लम को देखिए, इस प्रॉब्लम में क्या है? रॉड कहाँ पर है? एक्स एक्सिस पे है। थीटा कहाँ से मेज़र करते हैं? जेड एक्सिस से। थीटा कितना डिग्री होगा? 90 डिग्री। एक्स एक्सिस पे ही ये रॉड है, तो पक्की बात है फाई की वैल्यू 0 होगी। तो इन दोनों प्रॉब्लम्स को आप खुद से करिएगा और मुझे डायरेक्शनल कोऑर्डिनेट्स इन दोनों के बताइए और कमेंट सेक्शन में मुझे आप बताना। तो आई थिंक कि आपको डायरेक्शनल कोऑर्डिनेट का कंसेप्ट समझ में आया होगा। ये डायरेक्शनल कोऑर्डिनेट हम आगे चल के, ये जो रॉड है इस रॉड को हम पैटर्न से रिप्लेस कर देंगे। लेकिन ऑलवेज रिमेंबर दैट द डायरेक्शनल कोऑर्डिनेट इज़ ऑलवेज गिवन विद द हेल्प ऑफ थीटा एंड फाई।
थीटा इज़ ऑलवेज मेजर्ड फ्रॉम जेड एक्सिस, फाई इज़ ऑलवेज मेजर्ड फ्रॉम एक्स एक्सिस। ये आप मेरे कोऑर्डिनेट सिस्टम के लेक्चर में आप ज़रूर देख लेना। तो चलिए समझते हैं व्हाट इज़ रीजन्स एंड फार फील्ड रीजन। तो इसको समझने के लिए सबसे पहला चीज़ जो दिमाग में रखनी है कि इन द केस ऑफ एंटीना द डायमेंशंस आर गिवन इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ। ये बहुत ज़रूरी बात है। मैंने ट्रांसमिशन लाइन में, माइक्रोवेव थ्योरी में, सब जगह सबसे पहली बात यही बोलता हूँ कि डायमेंशंस आर गिवन इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ। तो चलिए देखते हैं। ये एक एंटीना है, इसका डायमेंशन कितना है, λ/2। ये λ/2 क्यों है, मेरे करंट डिस्ट्रीब्यूशन के लेक्चर में आप देखना। अच्छा, इसका लार्जेस्ट डायमेंशन क्या हो सकता है, λ/2। अभी मैंने बोला कि डायमेंशन इज गिवन इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ। चलिए, ये एक एंटीना है, इसका लार्जेस्ट डायमेंशन क्या होगा, 3λ की 2λ, आंसर इज 3λ। इसके केस में क्या है, लेंथ कितनी है, λ/4, तो ये क्या हो जाएगी इसकी लार्जेस्ट डायमेंशन। मैंने सबसे पहले लार्जेस्ट डायमेंशन का जिक्र किया, क्यों किया ये बताता हूँ। ये एक एंटीना है और इसका डायमेंशन d है। d क्या है, लार्जेस्ट डायमेंशन है। एंड दिस एंटीना इज कनेक्टेड विथ ट्रांसमिशन लाइन, and transmission line is connected with source having some frequency and wavelength. What is the function of antenna? To radiate the energy, ऐसा। अच्छा, तो एंटीना का जो डायमेंशन है किसके टर्म में दिया जाता है, वेवलेंथ के टर्म में दिया जाता है, पहली बात। दूसरी बात, एंटीना का ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी भी पता होना चाहिए। यदि मुझे ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी पता है तो मैं ऑपरेटिंग वेवलेंथ निकाल सकता हूँ। कैसे निकाल सकता हूँ, C = फ्रीक्वेंसी इंटू λ से। देखिए, एंटीना के चारों तरफ 3 रीजन्स हैं। द फर्स्ट रीजन इज रिएक्टिव नियर फील्ड रीजन, ये इसका रेडियस कितना है, R1 है। दूसरा कौन सा रीजन है, रेडिएटिंग नियर फील्ड रीजन, जिसका रेडियस कितना है, R2 है। और तीसरा रीजन इसके बाहर की तरफ का जो रीजन कहलाएगा, दैट इज़ नोन एज फार फील्ड रीजन, मतलब उसकी रेडियस R2 से बड़ी होनी चाहिए। तो आपने क्या समझा, अच्छा, रीजन 1 में R1 का जो रेडियस है वो 0.62 √d²/λ। d क्या है, लार्जेस्ट डायमेंशन है, λ क्या है, ऑपरेटिंग वेवलेंथ है। अच्छा, इन दोनों पिक्चर को, इन दोनों फार्मूला को देखने के बाद R2 2d²/λ, दोनों को देखने के बाद एक चीज़ तो कह सकते हैं कि ये जो रेडियस है, ये जो ये स्फेयर है बेसिकली, ये इट्स नॉट अ सर्कल, ये स्फेयर है। तो इसका जो रेडियस है वो किस पे डिपेंडेंट है, डायमेंशन ऑफ, लार्जेस्ट डायमेंशन ऑफ द एंटीना और ऑपरेटिंग वेवलेंथ पे। यदि मैं ऑपरेटिंग वेवलेंथ चेंज कर दूंगा तो ये रेडियस चेंज हो जाएगी। ये भी बात समझ में आ गई। अच्छा, सबसे पहली बात, अब इसे रिएक्टिव नियर फील्ड रीजन क्यों बोलते हैं ये समझिए। व्हाट आर द रिएक्टिव एलिमेंट्स, रिएक्टिव एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं, इंडक्टर और कैपेसिटर। तो व्हाट इज़ द टेंडेंसी ऑफ इंडक्टर एंड कैपेसिटर, टू स्टोर द एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, जो भी है। तो अब आप देखिए कि क्या एंटीना की भी टेंडेंसी नियर फील्ड रीजन पे, इसे नियर फील्ड रीजन कहते हैं, क्या एंटीना की टेंडेंसी होगी टू स्टोर द एनर्जी को, बिल्कुल होगी। अच्छा, एक आदमी है जो इस रीजन पे वॉक कर रहा है, तो वो कहाँ पर होगा, अभी रिएक्टिव नियर फील्ड रीजन पे। एक दूसरा आदमी यहाँ वॉक कर रहा है, वो कहाँ पर होगा, रेडिएटिंग नियर फील्ड रीजन पे। एक तीसरा आदमी है जो यहाँ वॉक कर रहा है, तो वो कहाँ पे घूम रहा है, फार फील्ड रीजन पे घूम रहा है। तो मेरे ख्याल से ये सभी बातें समझ में आई होगी। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़, आपको लार्जेस्ट डायमेंशन पता होना चाहिए और ऑपरेटिंग वेवलेंथ पता होना चाहिए, तो आप ये सभी चीज़ें, ये रीजन्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन एक सवाल अभी ये भी है कि क्या ये फार्मूला सभी एंटीनास के लिए एप्लीकेबल है, आंसर इज़ नो। लेकिन जनरली हम ये यूज़ करते हैं, जनरली मैं बोल रहा हूँ, लेकिन सभी के लिए एप्लीकेबल नहीं है। चलिए इसको और अच्छे से समझते हैं। तो इसको समझने के लिए मैंने एक और डायग्राम बनाया है, और इस एंटीना को मतलब समझने के लिए जो मैं बुक प्रेफर करता हूँ, दैट इज़ बलानीज़। देखिए, ये एंटीना है, इसका लार्जेस्ट डायमेंशन D है, और
R1 पहले क्या था, रिएक्टिव नियर फील्ड रीजन था। रिएक्टिव नियर फील्ड रीजन क्यों बोलते हैं? रिएक्टिव इज रिलेटेड टू इंडक्टर एंड कैपेसिटर। इनकी टेंडेंसी क्या होती है? एनर्जी को स्टोर करने की होती है। दूसरा रीज़न क्या था? रेडिएटिंग नियर फील्ड रीजन। तीसरा रीज़न क्या था? फार फील्ड रीजन। चलिए इसको और अच्छे से समझते हैं। रिएक्टिव नियर फील्ड रीजन पे देखिए फील्ड का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा? ऑलमोस्ट कांस्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है? एनर्जी स्टोर करने का नेचर होता है एंटीना का। अब आ जाइए दूसरे रीजन पे, रेडिएटिंग नियर फील्ड रीजन पे आइए। जैसे जैसे मैं डिस्टेंस आगे बढ़ता जा रहा हूँ, R2 बढ़ाते जा रहा हूँ, तो कुछ फॉर्मेशन हो रहा है। ये देखिए कुछ फील्ड में चेंजेस आ रहे हैं, फील्ड के डिस्ट्रीब्यूशन में चेंजेस आ रहे हैं। तो ये बात तो मैं पक्के दावे के साथ कह सकता हूँ कि यदि मैं डिस्टेंस चेंज करूँगा तो ये फील्ड में क्या हो रहा है? वेरिएशन हो रहा है। मतलब कि रेडिएटिंग नियर फील्ड रीजन में फील्ड किस पे डिपेंडेंट है? डिस्टेंस पे डिपेंडेंट है। ये भी बात मैं कह सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे एक चीज़ और टर्म ऐड कर रहा हूँ, ये इसको बोलते हैं मेजर लोब, और इधर कहते हैं, इधर मेजर लोब के अलावा जो ये इनको कहते हैं माइनर लोब्स। रेडिएशन पैटर्न में है, आपको समझ में आ जाएगा। अभी थोड़ी देर के लिए ये एज्यूम कर लीजिए कि ये मेजर लोब है, ये छोटे छोटे माइनर लोब्स हैं। तो मैं यहाँ पे एक चीज़ और बोल सकता हूँ कि रेडिएटिंग नियर फील्ड रीजन पे क्या मेजर लोब माइनर लोब का फॉर्मेशन होता है, और ये जो फील्ड का डिस्ट्रीब्यूशन है ये किस पे डिपेंडेंट है? डिस्टेंस डिपेंडेंट है। अच्छा, एक टर्म बोलते हैं पैटर्न। अच्छा, ये कैसा पैटर्न है? 8। ये भी क्या है? 8। ये भी क्या है? 8। ये पैटर्न क्या है? अलग अलग है क्या? नहीं, अलग अलग नहीं है। 8 इज़ ऑलवेज 8। 8 ये भी है, 8 ये भी है, 8 ये भी है। क्यों? क्योंकि हमने 8 कैसे प्रिडिक्ट कर लिया? हमने 8 उसका पैटर्न देख के प्रिडिक्ट किया। 8 का पैटर्न कहीं भी चेंज नहीं हो रहा है। हाँ, साइज छोटा बड़ा हो सकता है लेकिन पैटर्न सेम है। चलिए इस कंसेप्ट का यहाँ पे यूज़ करते हैं। फार फील्ड रीजन पे देखिए, फार फील्ड रीजन पे देखिए एक मेजर लोब है, इधर इधर सब माइनर और छोटे छोटे लोब्स हैं। मेजर माइनर लोब्स मैं बताऊंगा। ये फील्ड का डिस्ट्रीब्यूशन है। एक व्यक्ति ने यहाँ पे रेडिएशन पैटर्न को मेज़र किया, उसने फील्ड कुछ ऐसा पाया। एक दूसरा व्यक्ति था, उसने यहाँ पे इस डिस्टेंस पे जाके रेडिएशन पैटर्न को मेज़र किया, तो उसने भी कुछ ऐसा ही पैटर्न पाया। तो क्या मैं अब सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या इसमें और इसमें ये दोनों फील्ड के डिस्ट्रीब्यूशन में कुछ चेंजेस हैं? हाँ, एक चेंज है। क्या ये बड़ा दिख रहा है, ये थोड़ा छोटा दिख रहा है, लेकिन दोनों का पैटर्न सेम है। ये वाला जो फिगर है ये बड़ा वाला 8 है, ये वाला जो फिगर है ये छोटा वाला 8 है। तो क्या समझ में आया? एक बात समझ में आई कि रेडिएशन पैटर्न जो है वो उसका पैटर्न फार फील्ड रीजन पे चेंज नहीं होता। फार फील्ड रीजन पे चेंज नहीं होता। हाँ, छोटा बड़ा हो सकता है, छोटा 8 दिख सकता है, बड़ा 8 दिख सकता है, ये चलेगा, बट पैटर्न इज ऑलवेज सेम इन द केस ऑफ फार फील्ड रीजन। चलिए 2 एग्जांपल समझते हैं। 2 एग्जांपल से आपको समझ में आ जाएगा कि ये फार फील्ड नियर फील्ड क्या है। इस एंटीना को देखिए, इसका लार्जेस्ट डायमेंशन कितना है? 30 सेंटीमीटर है। इसका ऑपरेटिंग फ्रिक्वेंसी 900 मेगाहर्ट्ज़ है। तो क्या इसकी ऑपरेटिंग वेवलेंथ निकाल सकते हैं? C इज इक्वल टू फ्रिक्वेंसी इंटू लेमडा से। डायमेंशन किस में है? 30 सेंटीमीटर में, तो वेवलेंथ भी मैं क्या करता हूँ? सेंटीमीटर में निकाल लेता हूँ। तो मैंने 3 इंटू 10⁸ 10⁻² सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई 900 मेगाहर्ट्ज़ को कैसे लिखूँगा? 900 मल्टीप्लाई बाई 10⁶। लेमडा की वैल्यू कितनी है? 100/3। मुझे क्या कैलकुलेट करना है? फार फील्ड रीजन कैलकुलेट करना है। तो फार फील्ड रीजन के लिए याद करिए, रेडियस किससे ज़्यादा होना चाहिए? 2d² बाई लेमडा से। d क्या है? लार्जेस्ट डायमेंशन है, 30 रख दीजिए, और लेमडा की वैल्यू 100/3 रख दीजिए, 54 सेंटीमीटर। क्या बात समझ में आई? बात ये समझ में आई कि 2 एंटीना जिनकी डिस्टेंस
54 सेंटीमीटर से ऊपर है, तो इसका मतलब ये है कि ये दोनों एंटीना किस रीजन पे रखे हुए हैं, फार फील्ड रीजन पे रखे हुए हैं। यदि इससे कम डिस्टेंस है तो नियर फील्ड रीजन पे चले जाएंगे। चलिए एक और एग्जांपल देखिए। यहाँ पे ये एक एंटीना है जिसकी पूरी डायमेंशंस मैंने मेंशन की है। इसमें लार्जेस्ट डायमेंशन क्या होगा, 40 mm होगा। ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी मैंने कितनी दी है, 3 गीगाहर्ट्ज। क्या आप ऑपरेटिंग वेवलेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं, 100 mm। ये मैंने कैलकुलेट किया, ये आपके लिए असाइनमेंट है, इसको आप सॉल्व करना। ये फार फील्ड रीजन कैसे निकालेंगे, फार फील्ड रीजन r = 2d² बाई लेमडा से ये डिस्टेंस क्या होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए फार फील्ड रीजन में। तो ये कितना आया, 32 सेंटीमीटर, 32 mm। तो ये देखिए, ये दो माइक्रोस्ट्रिप एंटीना, हालांकि इसका नाम MSA है, माइक्रोस्ट्रिप एंटीना, दोनों के बीच का सेपरेशन 32 सेंटीमीटर से ऊपर है। इट मीन्स दैट दे आर इन फार फील्ड रीजन। तो इस लेक्चर के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर पे हम रेडिएशन पैटर्न समझेंगे। यदि आपको ये लेक्चर अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर इट। थैंक यू वेरी मच।